खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी, मेरे साथ है मियाँ शाहिद साहब और हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में शौकत बसरा साहब ने, रहनुमा PTI, और थोड़ी देर में मुस्लिम लीग नून के भी एक अहम अहदेदार हमारे साथ होंगे KPK से। पहले कुछ खबरें। PTI क्या मौलाना को मनाने में कामयाब हो गई है? ये भी एक अजीब सिलसिला है। बड़ा लगता था कि ये कुर्बत नहीं हो सकती, और वो बड़े ही, आपको पता है कि मौलाना बड़े ज़ीरक सियासतदान है। जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे, ये बिलावल भुट्टो साहब ने भी कह दिया, मगर गवर्नमेंट एडमेंट है कि जो नया जो एक अदलिया का स्ट्रक्चर है इसे जो है इन प्लेस किया जाए। आखिर में बात करेंगे बिजली बनाए बगैर IPPs की कैपेसिटी पेमेंट में 435 अरब रुपए का मजीद इजाफा कर, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ हो जाए। ये जो माल बनाने का सिलसिला है ये रुकेगा नहीं रुकेगा। और पेजर हमला जो इसराइल ने करवाया, आखिर में उस पर बात करेंगे। हमारे टेलीफोन और ये जो दीगर फ़ोन है, मैं नाम नहीं लेता किसी भी ब्रांड का, ये कितने वल्नरेबल हैं और उसके ज़रिए क्या हर जगह पे अटैक मुमकिन है, इस पर बात करेंगे आखिर में। मगर मैं आगाज़ करता हूँ शौकत बसरा साहब, आपसे आज मुलाकात की और उन्होंने कहा, जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने भी और कुछ और लोग भी मिले, कि जनाब आप इस काम में हमारा, तो आप इस नेक काम में साथ क्यों नहीं देते? हम तो बता रही थी नून एड़ियाँ उठा उठा के इनके लीडरान, हम तो दहशतगर्द हैं, हमसे तो मुज़ाकरात नहीं करने, हमसे बात नहीं करनी। और अब जो है, आपको पता है इनका पुराना वतीरा है, पीर पगाड़ा बड़े सियाने आदमी हैं। वो कहते हैं जब इनके पास ताकत, इख्तियार और हुकूमत होती है तो ये गले पड़ते हैं, वरना ये पाँव में होते हैं। देखें, ये जो तरामीम है ये गैर आइनी तरामीम है, और ये आज़ाद अदलिया पर और पाकिस्तान की सालमियत पर और पाकिस्तान के आइन पर हमला है काजी साहब। और उसका एक ही मकसद है कि आज़ाद अदलिया को अपना ग़ुलाम बनाना, पंजाब पुलिस बनाना, और जो ये हुक्म दे दें व्हाट्सएप पे कि ये ऑर्डर दे दिया जाए, उसके मुताबिक वो बिहेव करें। आपको पता है ये सारी बुनियाद कहाँ से बनी? जब 6 जजेस ने लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि हमें धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, अपने मनपसंद फैसले लेने के लिए हमारे घरों में कैमरे लगाए जा रहे हैं। उसके बाद फिर क्या हो, किसी की डिग्री जाली हो गई, किसी के ख़िलाफ़ पता नहीं क्या वारदात डाली गई। तो हम ये समझते हैं कि ये जो कुछ है ये आईने पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की सालमियत। अच्छा, मौलाना जो हैं वो आपसे उनकी मुलाकातें मुसलसल और तसलसल के साथ हो रही हैं, आप समझते हैं मौलाना आखिर दम तक अपने स्टैंड पर जो है वो अड़े रहेंगे? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर ये जो तारीख़ी रोल अदा कर रहे हैं कई साहब, अगर इसी तरह वो आज़ाद अदलिया और आईने पाकिस्तान के साथ खड़े रहे तो मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के वो सियासतदान होंगे जिनको लोग अप्रिशिएट करेंगे और उनका नाम बहुत अच्छे अल्फाज में सियासी तारीख में और पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा। अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि एक तरफ वो सियासतदान हैं, बल्कि चूँ का मुरब्बा है, या ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं जो पाकिस्तान की सियासी जमातें रही ही नहीं हैं, जो पाकिस्तान अवाम जिनको रिजेक्ट कर चुकी है, उनके ज़रिए अगर एक ऐसी तरामीम लेके आना चाहती है जिससे आप पाकिस्तान की बुनियादों को हिला के रख देंगे। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन एक मुतफिका कॉन्स्टिट्यूशन है जो पाकिस्तान को इकट्ठे रखने की दामन है। आज मौलाना के एजाज में एक ज़ोहराना दिया गया है और वहां पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हम मुस्तरद करते हैं, यकसर मुस्तरद कर दिया तरामीम को। तो इतनी कुर्बतें जो बढ़ गई हैं, तो क्या आज अली मोहम्मद खान साहब ने भी बात की है कि पहले बानी PTI को रहा करें, तो ऐसी कोई ऑफर जो है वो हो रही है या मौलाना की तरफ से या मौलाना ने उनसे कोई मुतालबा किया है? अपना शाहिद भाई, कोई भी जी शौर इंसान, कोई भी सियासी कारकुन, कोई मुहिब वतन इन तरामीम को, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आईने पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है, ये पाकिस्तान को सोमालिया और म्यांमार बनाने की तरफ जा रहे हैं, जो अमली तौर पर हम पहले ही बन चुके हैं। पहले ही हमारी अदलिया जो है वो 150 नंबर पे पहुंच गई है। ये एक सोची समझी साजिश। उसकी रीज़न क्या है? आज पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। ये अपनी मनपसंद अदलिया लाके इमरान खान को जेलों में रखना चाहते हैं, अवाम पर जुल्म और जबर करना चाहते हैं, और ऐसे जजेस चाहते हैं जो इनके ज़र खरीद गुलाम हों, इनके पपेट्स हों। और मैं एक बात बताऊँ, मुझे खबर मिली है काई साहब, आप सबसे शेयर करता हूँ कि ज़राए ये बता रहे हैं, और शदीद तीन ज़राए जैसे आप लोग को ज़राए होते हैं, कि काजी फाइज ईसा या कोई रिटायर्ड जनरल वो इस जो आइनी अदालत बनाने जा रहे हैं उसके वो चीफ जस्टिस होंगे। और जजेस पे जिन नामों पे गौर हो रहा है उनमें ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, राना सनाउल्लाह हैं, उनमें फैसल वाडा हैं, मोहसिन नकवी, आपके राजा परवेज़ अशरफ, शजील इनाम मेमन, मरियम औरंगजेब और उज़मा बुखारी के नाम तजवीज़ किए गए। ये तो कुछ तोता मैना की कहानी लग रही है। क्या तोता मैना भी सुना है? अच्छा, मुझे ज्वाइन किया है राणा साहब, वो 2 सेनेटर्स पहले ओहदे से हटाएं, फिर बात होगी जिनसे तहरीक इंसाफ नाला है।
मैं ज़रा तारफ़ करवा दूँ, इंतहाई मोहतरम इख्तियार वली खान साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून KPK उन्होंने ज्वाइन की है। हजूर ये गुफ्तगू आपने कुछ थोड़ी बहुत सुनी, ये कि क्यों इतना ज़रूरी है? मैं बाद में KPK के जो मामलात हैं और अफ़गान नाज़िमुल अमूर के मामलात उन पर भी आपका टेक ज़रूर लूँगा, लेकिन ये फरमाइएगा कि आम तौर पर लीगल फ्रेटर्निटी ये कह रही है कि ये नया लीगल स्ट्रक्चर जो आप लेके आ रहे हैं ये एक एग्जिस्टिंग जो है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन उसको तो ख़त्म कर देगा। फिर आप तो सूबे में से हैं और ये फेडरेशन है और ये कोई इस तरह का कुछ सेंट्रलाइज्ड नहीं है, तो क्यों इस पे एडमेंट है आपकी गवर्नमेंट कि ये ज़रूर हो? जनाब इख्तियार वली खान साहब। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं दो तनाजुर में इसका मैं आपको जवाब दूंगा। पहले तो यह है ना कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो उसकी प्रपोजल वो है, प्रपोज्ड बिल है, वो अभी तक आया भी नहीं था और इन्होंने कह दिया कि ओ हो जी ये तो अदलिया पे हमला हो गया, ओ हो जी शब खून मार दिया है, ओ हो जी डाका डाल दिया गया है। बल्कि ये अभी जो साहब बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में शौकत महमूद बसरा साहब, मुझे तस्वीर तो दिखाई नहीं दे रही जी, बसरा साहब है। हाँ, बसरा साहब की पार्टी से हामिद खान साहब ने तो तहरीक का भी ऐलान कर दिया था। अभी इन्होंने बिल पढ़ा भी नहीं, अभी इन्होंने देखा भी नहीं और ये कह रहे हैं ओ हो जी। इनका तो काम ही यही है कि ये तो पहले जो है तो वो शाम गरीबा मनाना शुरू कर देते हैं ना। इनकी तबीयत ऐसी है या मिजाज ऐसा है या इनका तरबियत ऐसी है या इनकी अकॉर्डिंग टू द सीन इनकी डिमांड ऐसी है कि इन्होंने यही करना है। अब मुझे ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर आ रही है, वफाकी आईनी अदालत, ये तो आज से कोई बात नहीं, ये तो बहुत पहले से ये बात जो है सियासी हलकों में, लीगल फ्रेटर्निटीज़ में, ये हर जगह पे ये प्रपोजल मौजूद थी। अगर एक चीज़ हो रही है और अगर पार्लियामेंट उसको कर रही है तो पार्लियामेंट के पास तो कानून साजी का इख्तियार है ना। तो इसमें बसरा साहब को या इनकी पार्टी को इतना हैरान होने की या इतना आप वजह फरमा रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन इंटरजेक्शन कर लूं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कानून बनाना बिल्कुल पार्लियामान का हक है, मगर ये इसका खास पस मंजर देखें। कल जो वजाहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई आपके पास नंबर्स भी पूरे नहीं हैं और फिर इससे पहले एक नज़ा 47, 45 का भी पड़ा हुआ है। इस तनाजुर में क्या ये मुनासिब होगा इतना बड़ा फैसला करना और कल ये कहाँ तक सस्टेन कर सकेगा? इख्तियार वली खान साहब देखिए, मेरी बात सुने, आपको मैं वो वाज़े अल्फाज में कहता हूं, अगर हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं होंगे तो फिर तो कोई अमेंडमेंट नहीं आ सकती, फिर तो कोई कानून पास नहीं हो सकता। और अगर नंबर्स पूरे हैं तो फिर पार्लियामेंट का राइट बनता है कि वो करे। और जहां तक बात है कि हमारे पास नंबर्स नहीं है पूरे, तो मैं अभी से आपको बता दूं कि मौलाना साहब भी वोट देंगे, मौलाना साहब भी वोट देंगे। अच्छा, मौलाना साहब आपको वोट देंगे? सर, मौलाना साहब ने आज कहा है कि यकसर मुस्तरद कर दी गई हैं तरामीम। चले जी, उन्होंने कहा है ना, आप देखें आगे, अभी तो बात चली है और बात चल रही है, अभी तो बिल आना है और उस पर अभी राय शुमारी अभी बाकी है। मैं आप मौलाना साहब की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, वो भी वोट दे सकती है, वो भी आएगी। चले, अगर वली खान साहब, ये तो बड़ी मुल्क के लिए बड़ी दिलचस्प बात की आपने जनाब हुजूर। पहले तो आप मुझे ये बताएं ना, मुझे पहले आप बसरा साहब ये बताएं कि आप इतनी बड़ी हस्तियों का नाम ले रहे हैं, उसमें बुखारी साहब का नाम ले रहे हैं, तो ये जज बन रहे हैं और सेकेंडली वो कह रहे हैं कि आपके लोग भी आपके खिलाफ वोट देंगे। काजी साहब, ख्वाब देखने पे या ख्वाहिशात पे ना पाबंदी है ना टैक्स लगता है, क्योंकि ये लोग बेचारे इस वक्त सिर्फ या तो सियासी अदाकारी कर सकते हैं, टेलीविजन पे बढ़के लगा सकते हैं, कम्प्लीटली देयर इररेलेवेंट। ये तो ना सियासी जमात रहे हैं ना सियासी लोग हैं। मैं बार बार इख्तियार वली साहब मेरे भाई हैं, वो लीडर जो बड़ा जिसको सिरे बांध के लाया गया वो बेचारा हार गया डॉक्टर यास्मीन राशिद से, जो आजकल आप देखते हैं वो उसने फ़ोन सुना है। पता है, मज़े की बात बताऊं, उन्होंने फ़ोन किया मौलाना फजल रहमान साहब को और अख्तर मेंगल साहब को कि हमें वोट दें। उन्होंने कहा हमें वो मसवदा और ड्राफ्ट तो दिखा दें। उन्होंने कहा अब हमें भेजती है ना, हम आपको दिखा देंगे। और वो दोनों आगे से कहने लगे, तो आप मेरी बात तो सुन लें। बात मैं आपको हकीकत, आप उनसे चेक कर लीजिए बात। अच्छा। आप उन किसी जमात को ले लें। उन्होंने कहा मियाँ साहब आप तो वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। साथ ही मियाँ साहब ने फ़ोन बंद कर दिया और पता चला पतली गली से वापस इस्लामाबाद उसी तनख्वाह पे। कहते हैं ना 100 गंडे भी तो 100 छितर भी। इनकी ये सूरत हाल है। जहाँ तक हमें कहते हैं कि हमने वोट देना है, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ
किसी हम इनको ना वोट देंगे। हम तो ये हमें तो बसरा बताते थे साहब, कि लैंग्वेज एक का मिनट ख्याल एक मिनट एक मिनट ये हमें बताते थे नहीं, हम नहीं, दहशतगर्द लैंग्वेज का हैं। ख्याल रखें, अच्छा नहीं, वरना वो फिर मैंने पंजाबी की लैंग्वेज मिसाल खराब करना फिर और मुझसे भाईजान, ज्यादा किसी को बस नहीं भाई आता। साहब, यार ये माहौल बड़े अच्छे इख्तियार माहौल में भाई, गुफ्तगू हो रही है। लैंग्वेज अगर खराब आपको करेंगे तो फिर लैंग्वेज में आपको पता इख्तियार है, भाई, अगर आपको आपको मेरा पता है ये कि फिक्र फिर मैं अच्छा किस नहीं तरह लगा, ट्रीट करूंगा। ये पंजाबियों की मिसाल है, पंजाबियों की मिसाल है कि जो बंदा एक मिनट मियां साहब, मैं मुझे चाहता भी हूं माहौल पंजाबी ठीक की है। मिसालें आती है, फिर मैं अच्छा भी ऐसे माहौल ठीक चित्ते रखते मारूंगा हैं, कि फिर याद माहौल रखेंगे। वैसे चले मैं नरम कर लेता हूं कि बंदा ढीठ होना चाहिए, शर्म मान जानी गल मैं ये कह देता नरम हूं। नहीं, अच्छा आप अच्छा, नरम मैं ना कैसा- करें, आप अच्छा, सिर्फ सुने, शर्म कर ले चले और शर्म जो बात यानी करते कि हैं ना वो लोग वो तमीज से मेरी करें, दरख्वास्त तमीज है। के दायरे में रहते हुए करें, अच्छा, वरना कैसा- मैं फिर आपके सब्र लीडर करें की यार। वो चित्रों आप करूंगा लोग क्या कि फिर पल्ले आपकी हैं? तबीयत साफ आप हो क्या जाएगी। पल्ले आप लोगों के सियासी अदाकार हैं, नहीं, सियासी मैं ये- यार, एक्टर हैं, हमारे पल्ले क्या वो आप कहते लोग हैं, के पल्ले आपके पल्ले आप लोग जो हमारे इलेक्शन पल्ले हारे हुए ये हैं। है, कहता हूं, अच्छा बसरा चलें, साहब, मुझे इन्हें कहीं आप अब हमसे इंटरनेट पे है बात ना, करें। रो मांग अच्छा रहे हैं। गुजारिश ये है काई साहब, मैं फिर आपको बात बता दूं, किसी तौर पर हम इनकी किसी गैर आईनी तरमीम को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन बेचारों के तो मसाइल हो सकते हैं कि उन्होंने अपनी दौलत बचानी है, करप्शन बचानी है, फॉर्म 47 की हुकूमत बचानी है। हमें कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, क्योंकि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में। और दूसरी बात काई साहब, वो हम तो दहशतगर्द हैं। हमसे मुज़ाकरात करके आज इनका स्पीकर जो था तरले मिन्नतें कर रहा था कि ये आप मुज़ाकरात करें, आप हमें सपोर्ट करें। काई साहब, बिल्कुल होनी चाहिए तरामीम। 2 जजेस कहते हैं भाई ऐसे करें कि 2 चीफ जस्टिस बना लें, 2 वज़ीर आज़म बना लें, 2 सदर बना लें। नहीं नहीं सर, हुकूमत के अच्छा सुने मेरी बात, मैं आपको अर्ज़ करूं, पहली बात तो पीटीआई का इनसे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल ये गलत खबर है। इनसे ना हमारे मुज़ाकरात हैं ना होंगे। एक तरफ आपने इमरान खान साहब को 200 मुकदमात में जेल में डाला हुआ है, आप उनको दहशतगर्द कह रहे हैं, आप उनको गद्दार कह रहे हैं, और उनके लिए आप पाकिस्तान का आइन बदल रहे हैं। किसके अच्छा, लिए? इमरान खान साहब के लिए। तो हम इनको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, मैं एक इख्तियार वली साहब बड़ी देर से खामोश। इख्तियार वली साहब, ये भी राय आ रही है कि बहुत सी जो कैबिनेट की सीटें थी या स्लॉट्स थी वो कंप्रोमाइज हुआ आपका और मुक्तदरा का, और उस हवाले से आपके जो मेंबर्स हैं, सेनेटर्स या दीगर जो पार्लियामेंट के, वो कुछ खुश नहीं हैं, वो उनकी रिमूवल चाहते हैं। मुबैना तौर पर मैं आपका टेक लेना चाह रहा हूँ। नहीं देखें, एक तो मैं आपको बताऊं ना कि ये जो बात ये कर रहे हैं ना कि ख्वाजा साद रफ़ीक, उज़्मा बुखारी, ख्वाजा आसिफ राना सनाउल्लाह को बनाया जा रहा है जज, तो ये बड़ी ये ओंगी बोंगी बातें हैं। इस क्या तरह ओंगी की बोंगी गैर हैं? संजीदा क्या बातें ओंगी बोंगी? उनसे टीवी पूछ लेते पर हैं। बैठ के जी। नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात जो आपने कैबिनेट की है, तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कैबिनेट हमेशा बनती हैं, उसमें रद्दोबदल भी होता है, उसमें देखा भी जाता है, कारकर्दगी भी परखी जाती है। जिसकी अच्छी होती है उसको मज़ीद एलिवेट किया जाता है, उसको मज़ीद प्रोमोट किया जाता है, और जिसकी अच्छी नहीं होती है उसको बाहर भी निकाल दिया जाता है। तो वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, अभी का नहीं है। आप तो क्या बड़ा ये पुराना खबर दे चलता रहे आ हैं रहा कि है, कुछ आपने ऐसा देखा होने होगा। वाला है कि जो आपकी नज़र में, मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब की नज़र में ठीक काम नहीं करे, उन्हें हटाया जा सकता है? ये क्या कंसिडर हो रहा है? नहीं देखें, आप इसको अगर खबर लेते हैं वो आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको ओवरऑल बीइंग द स्पोक्स पर्सन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, मैं आपको ये बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर ने जिनको वजारतें दी थी उस वक़्त ये कहा गया था कि हर 6 महीने बाद हर वज़ीर की कारकर्दगी वो पेश करेंगे। जिनकी कारकर्दगी अच्छी होगी उनको मज़ीद एलिवेट किया जाएगा, जिनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी उनको रिमूव भी किया जा सकता है। मैं आपको हुकूमत के बनते जनाब वक्त जब इख्तियार वली साहब, कैबिनेट मेरा बन रही सवाल थी ये है उस कि वक्त आज ये राना बात सनाउल्लाह तय साहब हुई ने थी। कहा है कि जो नेगोशिएटर थे मौलाना के साथ, उन्होंने ये तासर दिया कि मौलाना मान गए हैं और लीडरशिप को वहाँ और उनसे मिलवाया। अब क्या दोबारा जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो वो जो नेगोशिएटर थे जो नाकाम हुए, वो दोबारा मुज़ाकरात वही करेंगे या नई टीम होगी? क्या आप समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो नाकाम हुए? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि कोई नाकाम हुआ। देखिए, जो ये मुज़ाकरात होते हैं ना, ये एक दिन में कभी भी पाए तकमील तक नहीं पहुंचते, और इतनी बड़ी अमेंडमेंट जब आती है जिसमें 54 अमेंडमेंट्स हो, तो ये सारी चीज़ें कोई स्पर ऑफ द मोमेंट डिसाइड नहीं होती हैं। एक दिन आप जाएंगे, दूसरे दिन मैं और आप जाएंगे, तीसरे दिन हमारे साथ
काजी साहब सईद साहब चलेंगे और चौथे दिन हमारी जगह कोई 3-4 लोग और भी जा सकते हैं जो उसी बात को वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से वो सिलसिला रुक जाता है। तो ये बड़ी एक नॉर्मल चीज है, इसको किसी ऐसे तनाजुर में ना देखें। ठीक है, बिल्कुल ना आपने लिया जाए कि आपने मतलब बड़ी फलां अच्छी बात गया की था तो वो फेल हो इसमें- गया, फलां इसमें- किया था तो वो कामयाब हो गया। बिल्कुल ठीक कहा। लाहौर का जलसा करेंगे आप? लाहौर का जलसा होगा, हर सूरत में होगा और हर सूरत में हम करने जा रहे हैं। लेकिन हालत आप देख लें काई साहब, ये जो पपेट्स हैं, ये कठपुतलियाँ हैं, जो हारे हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए लोग हैं, इनको पता है कि हम बंदूक के जरिए, गोली के जरिए लोगों के घरों में रखेंगे, जब बाहर आ जाएंगे ये बेचारे वेले हैं। और दूसरी बात, आप ये बताइए कि इनको जलसा हमारा 21 को है, आज लाहौर में बैठे हम दोनों काई साहब, अपने रिपोर्टर को चेक करें, हमारे घरों के अंदर दाखिल हो रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब के घर में, आप किस किस का नाम लो, पूरी पिक्टिंग लग चुकी है। बात ये है कि इनको ये पूछें, हमें तो ये कहते हैं हमारे पास पल्ले कोई नहीं है, हम जलसा नहीं कर सकते, तो काम पे क्यों टांग रही हैं? अच्छा, लेकिन काजी साहब ये हमें रोकें। इन्होंने पिंडी में क्या किया था, कंटेनर स्थान बनाया था, आपका टेक आ हमें गया, नहीं जाने दे रहे मुझे थे। वक्त कम है। मैं इख्तियार वली खान साहब, देखें आप एक पॉलिटिकल ताकत हैं, तो अपनी ही जो आपके ये हम पेशा लोग हैं, इनका जलसा रोकना अगर इस तरह हो रहा है, पहले तो ये बताएं, तो ये आप समझते नहीं कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस चलना चाहिए, इन्हें इजाजत मिलनी चाहिए? भट्टी साहब पहले मुझे ये बताइए, बसरा साहब आपसे कितने दूर बैठे हुए हैं? बिल्कुल इकट्ठे बैठे हैं। मैं इनकी रेंज से बाहर हूं। अच्छा, ये कह रहे हैं ना, हमारा कह रहे हैं कि ये लोग डरे हुए हैं, ये लोग सहमे हुए हैं। मैं इनकी बातें देख रहा हूँ और उनके मैं मूवमेंट इख्तियार भाई, फिर आप ये बताएं कि लाहौर में छापे क्यों मार रहे हैं, मजे की रेड बात क्यों ये कर है- रहे हैं, अच्छा, गिरफ्तार देखिए, क्यों कर रहे हैं, सुने ना, ये बता दें। सुने सुने, आपको मजा आएगा, बसरा साहब आपको भी मजा आएगा। भट्टी साहब आप इनका जरा हाथ पकड़िए, उंगलियां जरा चेक करें, अगर ये ठंडी है तो फिर डरे हुए ये हैं, और अगर इनका हाथ गर्म है तो फिर ये डरे हुए नहीं है। जरा चेक करें इनका हाथ। वैसे मैं अंदाजा हो यकीन गया से था कहता हूं कि इस्लामाबाद में इनके भी हाथ यही बर्फ बात जैसे करते थे, ठंडे मेरे हैं। साथ आप ताकत बर्फ में जैसे बैठे थे, ठंडे। आपने कहा इस्लामाबाद और जलसा आप- करके दिखाए। आपका जो अच्छा, कैमरामैन है, अच्छा, जो आपका मैं- कैमरामैन मेरा- है, मैं उसको कहता हूं मैं- कि मेरा हाथ देख ले कि हम डरे हुए या हमारे हाथ से मैं- शोले निकल रहे हैं। तुम्हारे इनको हाथ भी में पता आप लग लोगों के जाएगा। हाथ में मैं- शोले बात इसलिए ये निकल है, रहे हैं कि सुन ले। आप लोगों को कहा ये- गया है कि भाई, आपके पास 15 दिन है, मेरे वरना साथ- घर जाए। मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूं। मेरी बात सुनो। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब, बहुत शुक्रिया बसरा साहब। हाथों से शोले ना हो, कोई एक दूसरे को फूल दें अगर हो सके तो, वरना ये उम्र भर का सफ़र रहेगा। तो है एक ब्रेक के बाद आगे। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है जनाब महताब हैदर, मरूफ तजिया निगार हैं। बहुत शुक्रिया महताब हैदर साहब आपके वक्त के लिए। हजूर इसी पे आते हैं कि कोई सिचुएशन अभी क्लियर होती नज़र नहीं आ रही, और वो आज हमारे पास खबर ये आई है कि 435 अरब रुपए से ज़ायद कैपेसिटी पेमेंट बजाय इसके कि उसमें कमी आती और दे रहे हैं। क्या आप देखते हैं ये कितना सस्टेनेबल है? एंड इवन इफ वी गेट दी $7 बिलियन और सो जो हमारा है उनसे अरेंजमेंट IMF से, तो आपको इकॉनमी किस तरफ जाती नज़र आती है महताब साहब? देखें, इकोनॉमिक फ्रंट पे एक डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि 25 सितंबर को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग जो है उसमें पाकिस्तान का केस कंसिडर हो रहा है, जिसमें एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के $7 बिलियन कंसिडर होंगे, और उम्मीद है कि उस मीटिंग के दौरान ये पैकेज जो है वो पाकिस्तान के लिए जो 37 मंथ्स का है ये अप्रूव हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो हुकूमत ने बड़ी तेज़ी के साथ काम किए हैं वो, उसमें अगर आप डिटेल में कहेंगे तो मैं डिटेल में बात कर लूँगा। एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का लोन जो है जो कि $600 मिलियन हैं और जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का हाईएस्ट एवर रेट है, उस पे हुकूमत ने उसको साइन कर लिया है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये एक ऐसे वक्त में किया जा रहा है कि जब इंटरनेशनली आप ये देखें तो एक जो डिस्काउंट रेट या पॉलिसी रेट है वो डिक्लाइन का जो है वो शिकार है। पाकिस्तान में भी आपने देखा कि 200 बेसिस पॉइंट्स जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कम किए हैं, लेकिन जो फेड रिज़र्व्स है उसका भी तवक्को है कि वो अपने जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जाएंगे। साथ साथ आपने जो कैपेसिटी रीपेमेंट्स की बात की है, ये तो इस साल के दौरान मैं आपको बताऊं कि अगर
इसमें बुनियादी जो वादे किए गए और एक सियासी जमात इस्लामी का मैं नाम ले रहा हूँ बेसिकली, उनके साथ वादे वईद किए गए कि हम इस इशू को टैकल करेंगे और उन्हें समझा बुझा कर वापस भिजवा दिया गया। तो ये कोई बईद नहीं है कि वो दोबारा से किसी एहतजाज का ऐलान करें, चूँकि अभी तक हुकूमत ने इसके बारे में भी बनी थी जिसमें कहा गया था कि 1 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट या पेश वो चीज़ सामने नहीं आई करेगी और उसमें उसका हल भी तलाश करेगी और हल देगी भी। तो वो टास्क फोर्स का क्या बना मेहताब साहब? उस टास्क फोर्स से पहले मैं आपको आज की एक और डेवलपमेंट बताऊं कि नेपरा ने शू काज नोटिस जो है वो दिए हैं कुछ IPPs को। तो अब देखना ये है कि इनके जो शू काज नोटिस हैं उसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन मसला ये है कि ये जो कैपेसिटी रीपेमेंट का इशू है ये एक गले की हड्डी है जो कि रिज़ॉल्व जो है वो नहीं हो रही, या उतनी तेज़ी के साथ नहीं हो रही जितनी तेज़ी के साथ तवक्को थी कि इसके ऊपर काम होगा। वो टास्क फोर्स भी जो है उसकी कुछ मीटिंग्स हुई, लेकिन वो दोबारा से जिस तरह से आपको पता है कि पाकिस्तान में काम करने का तरीका है कि आपने अगर किसी मसले को हल ना करना हो तो आप या टास्क फोर्स बना दें या कमेटी बना दें। तो कमेटी अभी खेला जा रहा है, लेकिन एक चीज़ के ऊपर जो है वो काम हो रहा है और वो ख्वाहिश है कि ये जो विंटर है आइंदा आने वाला, इस विंटर के दौरान जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है और उसमें डोमेस्टिक भी टू सम एक्सटेंट शामिल होंगे, वो कोई अगर मार्जिनल इंक्रीज़ करेंगे अपनी यूटिलाइजेशन के अंदर तो उनके टैरिफ को कम कर दिया जाए। इसके ऊपर बातचीत जारी है और अब देखना ये है कि ये जो इंक्रीमेंटल के ऊपर एक पैकेज लाने की बात है, हमें बाइफरकेट करना चाहिए जो चाइनीज़ IPPs का इशू है और जो डोमेस्टिक IPPs का इशू है। देखें, सॉवरेन गारंटीज़ तो दी हुई हैं गवर्नमेंट ने, वो तो तमाम IPPs के उस इशू के ऊपर है, लेकिन जो 94-95 की पॉलिसी के तहत लगे और जो बाद में 2003-4 की थी और 4-5 की थी और उसके बाद ये जो PMLN के ज़माने में लगे, कम से कम जो आउटडेटेड या पुराने हो चुके हैं कम से कम उनसे तो जान छुड़वा लें। मैं तो यानी स्पीचलेस हूँ, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि वो पावर प्लांट्स जो कि ऑयल गैसलर्स हैं, जो कि देखिए मेहताब साहब, जो कैपेसिटी पेमेंट का इशू है, ऐसे पावर प्लांट हमारे पास मौजूद हैं उनकी तो कोई गुंजाइश नहीं है और कैपेसिटी पेमेंट ले रहे हैं। एक साल में 435 अरब रुपए से बढ़कर 935 अरब रुपए बन जाती है कैपेसिटी पेमेंट, और वो बिजली भी पैदा नहीं करते। कोई बिजली पैदा नहीं करता, कोई 7% पे बिजली पैदा करता है। तो सर ये कौन कौन से पावर प्लांट्स हैं और ये इनके फ्रंट मैन ये इतने बासर लोग हैं? ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है कि ये बासर लोग हैं, और ये ऐसे लोग हैं कि जो बिज़नेस इस बुनियाद पे करना चाहते हैं कि वो बिज़नेस करेंगे जहाँ पे सॉवरेन गारंटी है कि उनके प्रॉफिट्स भी होंगे, और उसके साथ साथ चाहे वो बिजली पैदा करें या ना करें, उनको कैपेसिटी रीपेमेंट्स की मद में अरबों रुपए और हर साल उनमें इजाफा होता है। मसलन आप अगर ओवरऑल देखें कर रहे हैं ना, पिछले साल जो है जी देखें, बुनियादी तौर पे तो इन मुआहिदों के अंदर फ्लॉज मौजूद हैं, इन मुआहिदों के अंदर फ्लॉज मौजूद हैं। वो जिन्होंने ये मुआहिदे किए थे वो उनसे पूछा जाए कि उन्होंने इस तरह के मुआहिदे क्यों किए थे। लेकिन बुनियादी तौर पे मेरा जो आर्गूमेंट है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे अगर आप चाइनीज़ के साथ जो 13-14 के बाद आपके लगे, आप उनको तो वो कहते हैं जी हम टच नहीं करेंगे, ठीक है आप ना करें, लेकिन जो आउटडेटेड ऑब्सलीट और बिल्कुल बिजली नहीं पैदा कर रहे हैं उनसे तो कम से कम जान छुड़वा लें। और मैं आपको ये बताऊँ, उनकी तादाद भी अगर टोटल 90 से 100 के दरमियान ये टोटल हैं तो 23-24 वो भी बनते हैं, कम से कम उनसे तो जान छुड़ा लें। मैं जो बात करना चाहता हूँ मुझे वो कहने दें, और वो बात ये है कि देखिए कुछ चीज़ें सिंबॉलिकली बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक पावर प्लांट जो है वो प्राइम मिनिस्टर के फर्जंद अर्जमंद का है, अगर वो काफ़ी सालों से कैपेसिटी रीपेमेंट ले रहे हैं, वो छोटा सा पावर प्लांट है, आपको कम से कम उसकी किसी की अप्रूवल की तो ज़रूरत नहीं है, आप कम से कम उसको ही बंद कर दें यार, ताकि लोगों को ये मैसेज जाए
कि आप इस इशू के बारे में सीरियस हैं। अभी तो ये मैसेज जा रहा है कि आप इस इशू के बारे में बिल्कुल सीरियस नहीं हैं। लेकिन वो महताब हैदर देखिए साहब कहते मेहताब हैं ना, साहब, वो तो ऐसा नहीं होगा, ना वो करना चाह रहे हैं। लेकिन सर ये अच्छा, फरमाइएगा कि थोड़ा सा- आईएमएफ के साथ जो किन शराइत पर जो है वो अब मुआहिदा हो रहा है, क्योंकि आपने देखा कि 28 अगस्त को होना था, अब तक मुआहिदा जो है वो नहीं हो पाया, 25 को अब एजेंडे पर है। कौन कौन सी शराइत जो है मजीद हमने मानी है कि आईएमएफ माना है? देखें, हम जल्दी में थे। उस जल्दी में हमने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से $600 मिलियन के 2 लोन्स ले लिए, जिन पे जो मार्कअप है वो डबल डिजिट के अंदर है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो 11.5% है, 11.3 से 11.5% के दरमियान है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का हाईएस्ट एवर है कि अगर हमने किसी कमर्शियल बैंक से अच्छा इस रेट महताब पे हैदर लोन साहब, लिया ये हो। जो 11.5% ये जो या हम IMF से 11% कर्जा ले रहे लेते हैं, 11% पे शायद है, ये हमने जो लिया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड से, तो वहाँ प्राइवेट कंपनियां जो इंडिया में हैं, अंबानी है, उनको 11.3 से 11.5% के दरमियान तो है। ये अंबानी वगैरह को 2.3 पे कैसे लोन मिल जाता है? क्या फ़र्क क्या है, वजह क्या है? वाई वी हैव टू इतना हाई क्यों करते हैं हम इंटरेस्ट ऑफर? देखें, बुनियादी तौर पे इसके अंदर मुतअद्दिद फैक्टर्स होते हैं। एक कंट्री का रिस्क जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व है, इसके अंदर क्रेडिट रेटिंग इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का रिस्क इन्वॉल्व है। तो किसी भी मुल्क की जो क्रेडिट रेटिंग होती है वो बुनियादी तौर पर होती है इस बुनियाद पे कि उसके अंदर कितने कितने रिस्क जो हैं वो इन्वॉल्व है। मैं आपको यहाँ पे एक खबर देना चाहता हूँ। वो खबर ये है कि हमने कोई $1 बिलियन की उनसे रिक्वेस्ट की थी, जिसमें से $600 मिलियन तो हमने 2 लोन्स ले लिए, लेकिन 300 से 400 मिलियन का एक लोन रिजेक्ट भी हुआ है। उसको रेपो कहते हैं, रीपरचेज एक अरेंजमेंट था उनका। वो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उसका इंटरेस्ट रेट इससे भी ज़्यादा आई था, इसके डबल से भी ज़्यादा था। तो वो इनकार हुआ है, और इसकी बुनियादी वजह मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखें, मुझे IMF को भी क्रिटिसाइज़ करने दें। IMF को इस वजह से क्रिटिसाइज़ करने दें कि आपको पता है कि पाकिस्तान की टोटल डेट और लाइबिलिटीज़ और करंट अकाउंट डेफिसिट मिलाकर $26 बिलियन से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट्स हैं। आपने इतनी आर्म ट्विस्टिंग की कि फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी पूरी टीम, और फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम भी नायली की टीम है, कि उनकी इतनी ज़्यादा हुई कि उन्होंने देखा कि 12 जुलाई को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है और सितंबर आ गया है और अभी तक हम ये करने में कामयाब नहीं हुए, तो उनको मजबूरन जल्दी में, चूँकि वो कहते हैं ऑप्शन ही कोई नहीं था, बाकी जितने मिडल ईस्ट के कमर्शियल बैंक्स हैं उन सब इनकार कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक की तरफ, मगर जो हुक्मरान अपने पैसे बाहर रखते हैं और फिर पैसे कर्ज पे लेते हों, उनकी क्या इज्जत हो सकती है, या उनका क्या मकाम हो सकता है, या उनकी क्या क्रेडिट रेटिंग हो सकती है? एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बहुत सी अहम बातें, इजराइल में पेजर वाला हमला किस तरह से हुआ, और ये क्या जो हमारे मोबाइल फ़ोन है ये कितने वल्नरेबल हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बर्बरियत की एक हर रोज़ नई दास्तान रक़्म होती है इस मिडल ईस्ट में, और आज हमने देखा कि लेबनान में उन्होंने जो पेजर्स के ज़रिए एक हमला किया और उसमें हज़ारों अफराद ज़ख्मी हुए, बहुत से लोग शहीद भी हुए, और इससे एक बहुत सारे सवालात मज़ीद पैदा हो गए हैं। और ख़ित्ते में जो सियासी सूरत हाल में तब्दीली आएगी, इस हवाले से हमने ज़हमत दी है। जनाब डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आलमी अमूर के माहिर हैं, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये एक नई डायमेंशन है, एक डिजिटल हमला है, एक जिस जंग का हम बड़े अरसे से बात कर रहे थे कि आइंदा जंगें कंप्यूटर पर लड़ी जाएंगी, उसका एक आगाज़ हमें नज़र आता है। नंबर 1, क्या अब न्यूट्रलाइज हो गई है मुकम्मल तौर पर हिजबुल्लाह इस अटैक के बाद, वापस आएगी और बदला लेगी, और ईरान भी वेटिंग इन दी विंग्स है बदला लेने के लिए? हाउ डू यू सी थिंग्स हैपनिंग नाउ इन द मिडिल ईस्ट? जी, बहुत शुक्रिया काजी साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक नई वॉरफेयर है, ये समझना पड़ेगा। और ये जो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तान जैसे और बाकी भी, इनकी जो ओवर डिपेंडेंस है फॉरेन सॉफ्टवेयर्स पे और फॉरेन इक्विपमेंट के ऊपर,
ये इस चीज को बताता है कि किस तरह आप कॉम्प्रोमाइज हो सकती है आपकी नेशनल सिक्योरिटी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब हिजबुल्लाह फॉर एग्जांपल ये चीजें एक्वायर कर रहा है। अब हिजबुल्लाह कह रहा है जी हमने तो ये चीजें ताइवान से ली हैं, अब ताइवान की एक कंपनी से ली हैं, लेकिन इसमें समहाउ अगर आप देखें कि जो मोसाद है, जो इजरायली इंटेलिजेंस है, वो इस सारी की सारी जो सप्लाई चेन है, जहां से चीज मैन्युफैक्चर होती है, जहां पे उसका एंड यूज है, इन बिटवीन उस सप्लाई चेन के अंदर हिजबुल्लाह जो मोसाद है वो एंटर होती है, और वो सारे के सारे ये जो डिवाइसेस हैं, पेजेस, इनको कंप्रोमाइज कर देती है। सो इट मीन्स के एक तो जारी बात है हिजबुल्लाह के पास वो जिसे वो कहते हैं ना, वो एक्सेस नहीं है। वो समझ रहे हैं कि ठीक है ताइवान की कंपनी है, हमें चीजें मिल रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इजराइल को पता था कि जो जो हिजबुल्लाह है वो ये डिवाइसेस इस्तेमाल करता है कम्युनिकेशन के लिए। अब देखिए ना, ईरान का जो एम्बेसडर है लेबनान के अंदर, उसके पास भी ये डिवाइस थी, उसको भी कम्युनिकेशन में मैसेजिंग इसी से ही आ रहा है। सो कितने बड़े स्टेट लेवल पे चीजें कंप्रोमाइज। सो यहाँ पे सिर्फ लेबनान की बात नहीं है, हिजबुल्लाह की बात नहीं है, ईरान जो खुद मिडिल ईस्ट में लड़ रहा है, शिवा साहब, मेरी एक आईटी माहिर से है। बात हुई है, उसका ये कहना है कि नई जंग का आगाज किया है इसने, इजराइल ने, और उन्होंने इसको दिया है, नाम दिया है डिजिटल मोबाइल बम का तजर्बा किया है पेजेस के थ्रू। तो अरबों लोग जो हैं वो मोबाइल यूज करते हैं, तो क्या ऐसे अटैक्स जो हैं वो मोबाइल सेट में भी हो सकते हैं? देखिए जी, आई एम नॉट अ टेक एक्सपर्ट, पर डेफिनेटली हो सकते हैं। ये ऐसे ही है कि फॉर एग्जांपल आप एप्पल का फोन यूज करते हैं, एप्पल का फोन डिजाइन कैलिफोर्निया में होता है, मैन्युफैक्चर चाइना में होता है, लेकिन इन बिटवीन अगर बीच में एक कंपनी जो है वो 10,000 फोन लेके वो फोन जो है वो अपने पास रख लेती है, और उसके अंदर कुछ ऐसी जो है वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके किसी खास मुल्क में एक्सपोर्ट कर देती है, $100 सस्ता करके, $50 सस्ता करके, और उनको पता है ये उस मुल्क में जा रहे हैं, तो वो टेक्निकली तो वो बॉम्ब जा रहे हैं उस मुल्क के अंदर, वो आईफोन तो नहीं जा रहे। मैं जस्ट एक मिसाल दे रहा हूँ। सो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये हुई हैं। सो मुझे लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजी का फुकदान होना, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड का टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चले जाना, जो डेवलपिंग वर्ल्ड मुसलमान दुनिया का डिपेंडेंट होना, ये इस चीज की चीज बताता है कि कितना ज्यादा। आप देखें ना, वो अगर उन लेकिन सर, इजराइल ने तो पूरी दुनिया को चैलेंज कर दिया ये हमला करके। जी, आप देखें ना, अब तो कोई किसी पे एतबार नहीं करेगा। अब जब हम चीजें इंपोर्ट करते हैं, आप देखें जो सॉफ्टवेयर है, आप जी एप्पल का सॉफ्टवेयर, आईफोन इस्तेमाल करते हैं, आप गूगल इस्तेमाल करते हैं, आपकी तो सारी की सारी जो कम्युनिकेशन है वो कॉम्प्रोमाइज है। ये सिर्फ ये चीज डिपेंड करता है कि आप कौन है। हम ये समझते हैं कि जी हमने आई मैसेज कर दिया, वो हमारी हुकूमत आई मैसेज नहीं पढ़ सकती, लेकिन वो एप्पल तो पढ़ सकता है। अब हम कहते हैं जी व्हाट्सएप की बात देख ले, तो हमारी हर चीज कॉम्प्रोमाइज है। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि वो चीज किसके पास है, ठीक है। सो जिस जिस जो जो फॉर एग्जांपल चाइनीज सॉफ्टवेयर है, साहब मैं चाहता हूँ इस कम वक्त में और एक, हमने क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी इस अमेरिका बहादुर के लिए। आप शुरू कर लें 26 अप्रैल 1978 के सौर इनकलाब से लेकर आज तक, और हम गैस तेल महंगा खरीद रहे हैं, अपना बुरकस हमने निकाल लिया। इसके बावजूद अमेरिका बहादुर कह रहा है जी हमारे उसके तहफ़्फ़ुज़ात हमारे मिज़ाइल प्रोग्राम पे। कितनी कमज़ोर है हमारी रूलिंग इशराफिया हमारे मफादात को प्रोटेक्ट करने में। कीमा साहब देखिए, वो एक इम्पॉर्टेंट इसमें चीज ये है कि चाइनीज कुछ कंपनियां हैं, जिस कंपनी को बैन किया गया है, वो काजी साहब एक ऐसे मुल्क को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही है जो कि नॉन MTCR है। एक रजीम है जिसको बोलते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम। वो कहते हैं कि ये उस मुल्क को सप्लाई कर रही है इक्विपमेंट और चीजें जो कि MTCR का मेंबर नहीं है। तो आपको कोई चीज एक्वायर करनी है मिसाइल के हवाले से, तो आपको इस ग्रुप का हिस्सा होना चाहिए। सो हमने इसलिए पाबंदी लगाई है। तो पाकिस्तान भी क्योंकि इस कंपनी से खरीद रहा था, लिहाजा पाकिस्तान की भी वो कंपनी वो कहते हैं कि इसका शिकार हो गई है। तो मेरा ख्याल है एक तो ये बात है। सो लेकिन काजी साहब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सारी चीजें सिग्नल्स हैं पाकिस्तान के लिए। इन सिग्नल्स को रिसीव करना चाहिए, और अमेरिकन हो या कोई भी दुनिया का मुल्क हो, उनके लिए जो जितना बड़ा चैलेंज चाइना है काजी साहब, वो पाकिस्तान को तो जारी बात है वो समझते हैं कि इस मुकाबले में कोई चैलेंज नहीं है। उनके लिए हर चीज उनकी दांव पे लगी हुई है चाइना को देख के। इसीलिए तो वो देखें इंडिया को इतना ज्यादा फैसिलिटेशन दुनिया में दे रहे हैं, और वो समझते हैं कि अगर हमने चाइना को आज काउंटर ना किया, और चाइना के वो इत्तेहादी जिनको चाइना
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है या चाइना वेपन्स के हवाले से चीजें ट्रांसफर कर रहा है, अगर हमने उनको ना रोका, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क ना लगाया, तो हम जो है हमारे लिए मुश्किल होगा। आप देखें ना F-16 पाकिस्तान ने ऑलरेडी खरीदे लेकिन हुए चीमा हैं। साहब, हमने इसराइल कुछ जो है वो equipment- सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान को समझता है, तो क्या पाकिस्तान को अब टेक्नोलॉजी बैरियर लगा देने चाहिए और इसको चैलेंज समझते हुए कि मुल्क की सलामती का अगर कोई प्रॉब्लम होता है या मसला बनता है या मुस्तकबिल के लिए हमें कोई टेक्नोलॉजी बैरियर लगाने चाहिए और सोचना चाहिए कि हमें टेक्नोलॉजी कहाँ से लेनी है अब? देखिए, पहली बात तो ये है कि अब ये जो इजराइल का मसला है, हमें इसमें फॉर एग्जांपल आप चाइनीज टेक्नोलॉजी मिसाल के तौर पे ले लेते हैं, तो क्या चाइनीज टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती? क्या हम उतने डिपेंडेंट चाइना पे नहीं हो जाएंगे? तो मेरा ख्याल है कि जब तक आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते, खुद आप अपनी टेक्नोलॉजी खुद प्रोड्यूस नहीं करते, आप अपने सॉफ्टवेयर खुद नहीं बनाते, आप उनको खुद टेस्ट नहीं करते, उसमें कोई पेनिट्रेट नहीं करता, तब तक आप जो है वो कॉम्प्रोमाइज हैं। तो हमारी ठीक है। हर चीज देखें, हमारे हॉस्पिटल्स में। अच्छा, जी। आखिरी बात कमर चीमा साहब, ये जो अफ़गान जो नाज़िमुल अमूर उनकी मुलाकात, फिर कुछ तराने के हवाले से गुफ्तगू, क्या कोई ये सारे सिम्बॉलिक इश्यूज़ हैं, हम इन्हें ओवर प्ले कर रहे हैं, या कोई वाकई हमारे दरमियान डिप्लोमेटिक तनाव है? देखिए काश साहब, सीधी सी बात है। क्वेश्चन ये है कि हमने तो अभी अफगानिस्तान को रिकग्नाइज भी नहीं किया हुआ। आपको पता है चाइना ने तो रिकग्नाइज कर लिया इन अ वे कि उनके उनके वहां पे एम्बेसडर बैठे हुए हैं, लेकिन हम, और कल हमें ये भी पता चला है कि वो जो कौंसल जनरल है उनके डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं हैं, लेकिन हम उनको किक आउट नहीं कर सकते क्योंकि हम बड़े मजबूर बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि हमारी हुकूमत जो है वो फॉर अ मोमेंट इस चीज को तो समझ रही है कि डोमेस्टिकली एक नैरेटिव बनाया जाए अफगान तालिबान के बारे में, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते बिकॉज उस एक्शन के सर कॉन्सिक्वेंसेस चीमा हो साहब, हम सकते हैं। इतने मजबूर हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब उनकी हमायत कर रहे हैं, कहते हैं कि वो जो उन्होंने किया कोई मसला नहीं है, और वो जब अफगान जो सफारतकार हैं किसी और मुल्क में जाएं तो उनके तानों पे उठते हैं, वो उठ के बाअदब खड़े हो जाते हैं। देखें, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं और इमरान खान साहब, आपको पता है इन्होंने तो ऑलरेडी 40,000 से ज्यादा टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं उनको पाकिस्तान आने दिया था जब उस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ वजीर आजम थे। सो माजी के जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ। सो क्वेश्चन ये है कि ये जारी बात है पाकिस्तान की वो ये जो केपी में गवर्नमेंट है वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस, खैबर पख्तूनख्वा की ऑडियंस को खेल रही है और वो फ्रिक्शन पैदा करना चाहती है मरकज में और सूबाई हुकूमत के दरमियान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब, आज आपने एक अहम जो बात पॉइंट आउट की नाज़रीन, ये जो डिजिटल दहशतगर्दी की इस तरह तो यहाँ आ चुकी थी, मगर जो उसका अमली पहलू हमने देखा, इस हवाले से हमें सोचना पड़ेगा अपनी अपनी तमाम मुल्कों को। बहरहाल ये था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।